अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम फिजिक्स 101 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे एमसीक्यूज़ की। तो ये फाइल्स वगैरह आपको ना मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। मैं चैनल का लिंक नीचे लगा दूंगी, आप लोगों ने चैनल ज्वाइन कर लेना है। उधर आपको जो भी फाइल्स वगैरह चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप उधर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे फिजिक्स 101 की एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो अक्सर फाइनल टर्म में मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, तो चांसेस हैं कि ये आपके फाइनल टर्म में भी आ सकते हैं। तो मतलब मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेपर आपका आता है या तो क्विज़ेस से आता है या फाइनल टर्म की पास्ट पेपर की फाइल से आता है एंड हैंड आउट से आता है। हैंड आउट में वो ये एमसीक्यू जो है आपके हैंड आउट से ही हैं, लेकिन हैंड आउट में ये है कि एमसीक्यू फिजिक्स के जो हैंड आउट हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं। तो इसलिए हम ये फाइल्स वगैरह करने से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ज़्यादातर एमसीक्यूज़ भी आपके फाइल से ही आते हैं। फिजिक्स के एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर पास पेपर से ही आते हैं। तो हम चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। अ पार्टिकल हैविंग टू चार्ज फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट इज। तो एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो 2e है एंड उसका पोटेंशियल डिफरेंस 5e है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? तो इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि है E = Q del V। तो यहाँ पे E = Q हमारे पास क्या है, Q है हमारे पास 2e एंड डेल V जो है ये हमारे पास है 5v। तो इसको हम क्या करेंगे 2e एंड 5v। बेशक ये 5v साथ ना लिखें, इससे कोई इशू नहीं होता। अब ये जो 2 है ये इस 5 के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। E = 2 5 क्या है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10eV। तो 10eV इसका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। इन स्पेशल रिलेटिवली व्हाट इज द टर्म फॉर द मिनिमम एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोजेस एट रेस्ट। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर होता है तो इसके ऊपर जो मिनिमम एनर्जी लगती है वो उसको हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ऑल वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए यहाँ पे क्या करेक्ट है, दे कैन बी सीन बट नॉट फोटोग्राफ। इसे हम देख सकते हैं लेकिन ये फोटोग्राफ नहीं होती। नन ऑफ दी, या ये जो है ये ऑब्जेक्ट से लार्जर होती हैं, या दे आर स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। तो ये सारे इनकरेक्ट हैं, मतलब इसमें नन ऑफ दिस। इन्होंने पता किया था कि इसमें से कौन सा ट्रू है, तो ये सारे फॉल्स हैं, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो है ये फोटोग्राफ होती हैं एंड ये जो होती हैं दे आर लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट नहीं होती, ये उसी साइज की होती हैं जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है। एंड ये दे आर स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। तो नन ऑफ दिस जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इसको हम जूम कर लेते हैं। If 2.5 calories of heat are used to lift a weight, how much mechanical work is done assuming all the heat is converted into work? तो इन्होंने हीट दी हुई है हमारे पास, तो ये हमारे पास है 4.186 जो है ये हमारे पास है। जब हम इसको कन्वर्जन फैक्टर, तो हम इसको CF बोलेंगे कन्वर्जन फैक्टर को, एंड मैकेनिकल वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। W इक्वल है हमारे पास, ये हमने फार्मूला लगाया है, हीट को हमने मल्टीपल कर दिया है कन्वर्जन फैक्टर से। तो हीट हमारे पास जो है यहाँ पे ये है 2.5, ये है हमारे पास हीट हमारे पास 2.5 है। 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर जो इन्होंने हमें दिया हुआ है वो 4.186 है। इसको हम 4.186 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.46 जूल। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है इसको। मैं वीडियो पहले बना रही थी तो वो ख़राब हो गई थी, तो ये मैंने कैलकुलेट किया, 10.46 इसका आंसर है। आप 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.186 के से, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10.46 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा इज कॉल्ड। तो ये कौन सी इक्वेशन है? तो ये ब्रैग इक्वेशन है। इसका करेक्ट आंसर ये है। In everyday life, the effect of diffraction is more significant for sound than for light because that तो इसका करेक्ट आंसर है लाइट हैज़ मच मोर शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये इसका इनकरेक्ट है, इसका लॉन्गर वेवलेंथ नहीं होती, लाइट की शॉर्टर वेवलेंथ होती है साउंड से। तो लाइट हैज़ मच मोर शॉर्टर वेवलेंथ देन साउंड। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट इसको हम जूम करते हैं थोड़ा ताकि आप लोगों को क्लियर नहीं नजर आए।
तो ये MCQs है। व्हेन सम डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस जो होगा वो हमारे पास डिक्रीज होगा, ज़ीरो होगा, इंक्रीज होगा या इन्फिनिटी। तो ये जो है जब कैपेसिटेंस है ये इंक्रीज होगा अगर हम इसके मिड में कोई भी डाइलेक्ट्रिक जो है इन इसके बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज होता है। इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल द फास्ट, तो वो कौन सा मीडियम है जिसमें लाइट जो है वो फास्ट ट्रेवल करती है। तो वैक्यूम के अंदर जो है वो लाइट जो है वो फास्ट ट्रेवल करती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लीनियर डेंसिटी, तो यूनिट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लीनियर डेंसिटी के लिए, तो इसका है कूलम बाय लेंथ। नेक्स्ट MCQ है द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ है जो कन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्मॉल है या फिर लार्ज है। तो फोकल लेंथ जो होती है कन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव है। What is the relationship between electric field and the charge on a perfect electric conductor surface? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये नॉर्मल होती है टू दी सरफेस एंड प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू दी सरफेस एंड प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड हैज, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं द क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस। विच मैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिट द हाईएस्ट फोटोन एनर्जी, तो कौन से मैग्नेटिक रेडिएशन है जो हाईएस्ट फोटोन एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, तो गामा रेज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर गामा रेज है। अगर इसमें किसी MCQs के ऊपर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ MCQs वेरीफाई किए हैं लेकिन आप इसके फिजिक्स के MCQs जो होते हैं ना ये आपको हैंड आउट से मुश्किल से मिलते हैं। तो ज़्यादातर इसका पेपर आपका फाइल से ही आता है फिजिक्स का। तो कोशिश कीजिएगा आपने हैंड आउट भी अच्छे से तैयार करने हैं। हैंड आउट से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आपको समझ आएगी फाइल्स की। तो यहाँ पे जो MCQs आपके समझाने वाले हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। जो ये जो MCQs हैं आपके ज़्यादातर ये आपके क्विज कौन सा है आपका, ये क्विज 5 का ये MCQ, ये सारी ये जो फाइल है ना ये क्विज 5 की है। इसके बाद हम पास्ट पेपर की तरफ जाएंगे। तो पहले हम ये कर लेते हैं, इसके बाद हम ना इसकी पास्ट पेपर वाली फाइल करेंगे। पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज, तो पोटेंशियोमीटर जो है ये पोटेंशियल डिवाइडर के लिए यूज होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है एंड द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ये होती है अलोंग द लाइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। Which physical quantity is produced by a calculation where charge is multiplied by a potential difference, तो कौन सी physical quantity प्रोड्यूस होती है जब आप चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एनर्जी का फार्मूला है। एनर्जी के अंदर ही हम Q को हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है एनर्जी। नेक्स्ट MCQs है द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स, तो लॉरेंट्ज फोर्स जो होता है ये सम होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स का। इन द इक्वेशन J इज इक्वल टू N डॉट E डॉट VD व्हाट डज N रिप्रेजेंट, तो इसमें N जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरीज। Next MCQ is if an electron of charge is accelerated through a potential difference V, it will acquire energy, तो VE। अगर इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज जो है एक्सीलरेट होते हैं तो इनके ऊपर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये जो एनर्जी इसको लगेगी वो होगी VE। तो इसका करेक्ट आंसर है VE। नेक्स्ट MCQ है NLC सीरीज सर्किट विद एन इंडक्टेंस L एंड अ कैपेसिटेंस C हैज एन ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी F, two inductors each with inductance L and two capacitors each with capacitance C, मतलब दो कैपेसिटेंस हैं और ईच विद इसको हम कैपेसिटेंस C कहते हैं। और ऑल वायर्ड इन सीरीज एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड, ये सारे एक सीरीज के साथ वायर्ड हैं और सेक्टर कंप्लीट होता है। तो ये जो एस्केलेशन फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम F/2 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो इस MCQs को ना आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा गूगल वगैरह से, आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे लास्ट MCQs था, ये हमारे 20 MCQs कंप्लीट हो गए हैं।
नेक्स्ट हम आप पास्ट पेपर की फाइल की तरफ चलते हैं। द प्रीफिक्स मेगा मीन्स 10 की पावर 6, तो इसमें अगर मतलब ये 1 मिलियन बनता है क्योंकि 10 की पावर 6 में जो हमारे पास 6 ज़ीरो आते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो जब हम इसे पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो 6 ज़ीरो हैं ये पावर बन जाते हैं, तो ये 10 की पावर 6 होती है और ये 10 की पावर 6 1 मिलियन होता है। एंड नेक्स्ट MCQs है, 2 बॉडीज आर फॉलिंग विद नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, मतलब अगर 2 बॉडीज हैं वो गिरी हैं, उनके ऊपर जो रेजिस्टेंस है ना वो ना होने के बराबर है। साइड बाय सब अबव अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इफ वन ऑफ द बॉडीज इज गिवन एन एडिशनल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इट्स डिसेंट, तो इट्स जो है ये स्ट्राइक करेगी प्लेन को एट द सेम टाइम हैज द अदर बॉडी। ऑप्शन बी, स्ट्राइक द प्लेन अर्लियर देन द अदर बॉडी, एंड ऑप्शन सी हैज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अल्टर्ड, एंड ऑप्शन डी इन्होंने दिया हुआ है हैज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन अल्टर्ड। तो सबसे पहले हम इस MCQs को थोड़ा समझ लेते हैं। मतलब के 2 बॉडीज हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ साइड बाय साइड गिरी हैं और हवा मतलब जो एयर रेजिस्टेंस है वो ना होने के बराबर है। अगर उनमें से एक बॉडी को गिरते हुए मतलब जो है एडिशनल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लगती है तो वो क्या होगा। तो ऑप्शन ए इन्होंने दिया हुआ है, इट स्ट्राइक द प्लेन एट द सेम टाइम हैज द अदर बॉडी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है ये वर्टिकल मोशन को इफेक्ट नहीं करती, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्राइक द प्लेन एट द सेम टाइम हैज द अदर बॉडी। बाकी जो है ये सारे इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जो है इसका वर्टिकल वेलोसिटी जो है ये इसकी चेंज नहीं होती। यहाँ पे इन्होंने बोला है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी जो है वो अल्टर्ड हो जाती है, तो ये जो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है तो ये चेंज नहीं होती, एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन भी इसकी चेंज नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। An object moves in circle at a constant speed. The work done by the centripetal force is 0 because correct answer है इसका the centripetal force जो है ये perpendicular है किसके velocity के। Next MCQs है, 2 bodies A and B have equal kinetic energy. The mass of A 9 times जो है of A is 9 times और that of B. The ratio of the momentum of A to that of B is क्या होगी। तो ratio of momentum हमने इसमें कैलकुलेट करनी है, तो इसमें इन्होंने जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो लास्ट वाला है 3:1। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो मोमेंटम होता है ना हमारे पास वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो हम इसका इन्होंने बोला है दी मास ऑफ ए जो है वो क्या है 9 टाइम है डेट ऑफ बी, तो यहाँ पे है हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे पी ऑफ ए का एंड पी ऑफ बी का, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे में पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी दोनों दिए हुए हैं। फिर हम अंडर रूट लेंगे एम ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय एम ऑफ बी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इन्होंने एम ऑफ ए की वैल्यू दी है, एम ऑफ बी की वैल्यू नहीं है, तो पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी जो है हमारे पास होगा, एम ऑफ ए क्या है हमारे पास 9, तो हम मान ली यहाँ पे 9 लिखेंगे एंड पी ऑफ ए बाई पी ऑफ बी जो है ये इक्वल हो जाएगा 3, क्योंकि 9 का अंडर रूट जो होता है वो 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पे जो बनता है वो 3:1 बनता है, तो 3:1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट MCQs करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की। नेक्स्ट MCQs है 10 सेकंड आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन द फैन रोटेट एट 300 रेवोल्यूशन पर मीटर मिनट्स, इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या। तो 10 सेकंड आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन, इलेक्ट्रिक फैन को 10 सेकंड चलाकर उसके बाद फैन की जो स्पीड है वो क्या होगी 300 रेवोल्यूशन पर मीटर, तो इसका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे सोल्व हुआ हुआ है लेकिन ये आपको समझ नहीं आएगा, पहले हम यहाँ खुद सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक एवोल्यूशन जो है हमने पहले यहाँ पे रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, तो इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 300 को 60 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 रेवोल्यूशन आ जाएगा, 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड, क्योंकि अब हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। और 1 रेवोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास, हम इसको नीचे कर लेते हैं, 1 रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास होता है 2 पाई के इक्वल। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 पाई के साथ, 5 को
हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम ओमेगा की वैल्यू निकाल रहे हैं, ओमेगा की 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 पाई के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई रेडियन होता है, मतलब 1 रेवोल्यूशन जो है ये हमारे पास 2 पाई रेडियन होता है। मैं आपको एंड पे समझाऊंगी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 पाई रेडियन। अब हम इसको फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। फार्मूला जो है वो हमारे पास है ओमेगा इक्वल्स टू, ये मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। ये हमारे पास फार्मूला है, एवरेज एंगुलर रेसोल्यूशन है डेल ओमेगा बाय डेल टी। तो डेल ओमेगा को हम ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 पाई हमने निकाली है ओमेगा की वैल्यू। तो हम इसमें 10 को पुट करेंगे, मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखा देती हूँ। 10 को पुट करेंगे और माइनस ओमेगा नॉट जो है ये हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको 0 कर देंगे और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर, क्योंकि जो हमें टाइम दिया हुआ था, डेल टी दिया हुआ था हमें, वो क्या है 10। तो 10 पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 एंड 10 कट जाएगा, यहाँ पे पाई भी है साथ। जब 10 और 10 कट जाएगा तो पीछे हमारे पास पाई बचता है और पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 होती है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3.14 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। तो मैं आपको इसको दोबारा समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें 10 सेकंड जो है ये हमारे पास टाइम था, इसका फार्मूला आप लोगों ने ये याद रखना है, एवरेज एंगुलर रेसोल्यूशन का डेल ओमेगा बाय डेल टी। डेल ओमेगा को हम ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम जो है हमारे पास 10 है। तो ओमेगा की जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमारे पास 10 आई है। वो 10 कैसे आई है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 था हमारे पास, ये हमने 5 जो टाइम को चेंज किया है, 300 को 60 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास 5 आ गया है। क्योंकि ये हमें मिनट में दिया हुआ था, हमने इस मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 300 को 60 के ऊपर डिवाइड किया है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमारे पास 5 आया है। 5 रेवोल्यूशन जो है रेवोल्यूशन पर सेकंड है। फिर 1 रेवोल्यूशन जो होता है हमारे पास 2 पाई के इक्वल होता है। तो 5 को हमने फिर 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 पाई आ गया। यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 10 पाई माइनस 10 माइनस 0, क्योंकि ओमेगा नॉट की वैल्यू नहीं थी हमारे पास और हमने 10 पे से डिवाइड किया। 10 जो है ये हमारे पास टाइम था, 10 और 10 आपस में कट हो गए और हमारे पास पाई बच गया, तो पाई की वैल्यू 3.14। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म ओवर द बॉडी, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है और सेंटर ऑफ मास जब तब कोइंसाइड करते हैं जब ग्रेविटी हर जगह यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पे अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग हो सकते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये कोइंसाइड करती है हमेशा सेंटर ऑफ मास, इफ द एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म हो बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट MCQ है, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ सैंपल इज द स्ट्रेस एट विच द सैंपल। मतलब आप किसी के सैंपल है उसके ऊपर आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, मतलब लास्ट टाइम तक आप जो आखिरी हद तक आप जो स्ट्रेंथ लगा रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक कर जाएगी। मतलब आपके पास एक सैंपल है, जैसे एक स्प्रिंग होता है, तो इसका ये करेक्ट आंसर जो है ये रिमेन अंडर वाटर। तो वाटर का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वाटर के ऊपर हम स्ट्रेस वगैरह या कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते। तो बेंड्स 180 ये भी नहीं है। एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, ये स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर आप खींचते हैं तो वो दोबारा जो है अगर आप उसे छोड़ दें तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर उसके भी ऊपर भी आप सही जोर से खींचें ना अगर आप किसी स्प्रिंग को, तो उसमें वो भी इसमें के मतलब जो स्पेस होती है ना उसकी वो खाली हो जाती है, वो मतलब ओपन हो जाता है। एंड इसमें क्या है, इस कंडीशन में है कि अगर आप किसी भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो वो क्या कर जाती है, वो ब्रेक कर जाती है, वो टूट जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये इनकरेक्ट है, जूल पर मीटर नहीं होता, इसका यूनिट है जूल पर कूलम मीटर। इफ 500 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी if 500 joule of work is required to carry a charge between 2 points while with a potential difference of 20 volt, the magnitude of the charge on the particle is। तो 500 जूल हमारे पास वर्क है जो कैरी करता है चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड के लिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो हमने कैलकुलेट करना है, तो जो हमारे पास W होता है वो हमारे पास QV के इक्वल होता है। यहाँ पे हम Q मल्टीप्लाई V, तो यहाँ पे हम Q के इधर ले आए हैं और W को हमने V पे डिवाइड कर दिया है।
तो Q इज इक्वल टू वर्क जो हुआ है हमारे पास वो क्या है 500 जूल हमारे पास वर्क है, एंड V जो है ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम 500 को 20 वोल्ट पे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का फार्मूला है Q इज इक्वल टू W/V, मतलब वर्क जो हुआ है और जो पोटेंशियल डिफरेंस। तो 25 यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है, हालांकि इसका 25 ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इन्होंने 12.5 कूलम करेक्ट लगाया हुआ है। तो फिलहाल आप 25 अगर एग्जाम में आए तो आपने इसी वे में सोल्व करना है। एंड नेक्स्ट MCQs हम देखते हैं। लेट्स Q डोनेट चार्ज, V डोनेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड U डिनोट करता है स्टोर एनर्जी ऑफ दीज क्वांटिटीज। कैपेसिटर जो है ये पैरेलल है, मस्ट हैव द सेम V ऑनली। तो कैपेसिटर इसमें V ऑनली जो पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एग्जैक्ट करती है, फोर्स लगाती है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इफ द पार्टिकल इज मूविंग अक्रॉस द फील्ड लाइंस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है फील्ड का, F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर मल्टीप्लाई B वेक्टर। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, Q चार्ज को, V पोटेंशियल डिफरेंस को और B मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट है, अ कैपेसिटर इन एन LC ऑसिलेटर हैज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट, और जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 316 म्यू जो है, इसको परमेबिलिटी भी बोल सकते हैं आप। एट अ सर्टेन इंस्टेंट द एनर्जी इन द कैपेसिटर जो है वो 14 जूल है। एट दैट इंस्टेंट व्हाट इज द एनर्जी इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर। तो इसमें हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जिसका फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/2CV²। ये काफ़ी बड़ा है, मैं आपको इसे व्हाट्सएप पे आपको दिखा देती हूँ, आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वहाँ से। तो ये मैंने व्हाट्सएप इसके स्क्रीनशॉट उस टाइम नेट पे सोल्व किया था, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी था तो आपको यहाँ से समझ नहीं आती, तो आप यहाँ से देख लें। LC ऑसिलेटर है हमारे पास, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज जो है हमारे पास 15 वोल्ट है, मैक्सिमम कैपेसिटर एनर्जी है हमारे पास 316 म्यूजे, एंड एट सम इंस्टेंट कैपेसिटर एनर्जी जो है हमारे पास वो 14 म्यूजे है। एंड ये फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/2CV², जिसमें E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है V² के, जो कि जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे हम E को हम E मैक्सिमम पे डिवाइड करेंगे, मतलब एनर्जी को मैक्सिमम कैपेसिटर एनर्जी पे हम डिवाइड करेंगे, जो कि है अब मैंने आपको बताया E जो है ये V² के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे E V² के प्रोपोर्शनल है और E मैक्सिमम जो है ये V² मैक्सिमम के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू पुट की है हमने मैंने आपको बताई थी, जो हमारे पास V² की वैल्यू है, E की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 316, एंड E की मतलब कि जो कैपेसिटर एनर्जी है वो 14 म्यूजे है। यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर की एनर्जी आ जाएगी 14, एंड 316 जो है मैक्सिमम कैपेसिटर एनर्जी, एंड V² डिवाइडेड बाय 15²। तो क्योंकि हमारे पास 15² जो है ये वोल्ट की एनर्जी थी, यहाँ पे आपको मैं साथ दिखा भी देती हूँ, V मैक्सिमम 15 वोल्ट, ये मेरे क्वेश्चन में भी गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन से दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, मैक्सिमम एनर्जी 316 है, एंड कैपेसिटर एनर्जी जो है वो 14 म्यूजे है। तो इसको आप सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ तक हम कर चुके हैं, हम आगे चेक करते हैं। ये हमने वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद अब हम 14/360 को सोल्व करेंगे। तो आप 9 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट हो जाएगा, टेबल जाएगा इसके ऊपर 9 का, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो 316 आ जाएगा, और 14 जब 360 से कट होगा तो यहाँ पे 1/9 आ जाएगा। और V² डिवाइडेड बाय 15 का स्केयर लेंगे तो 225, एंड V² को इधर ले आए हम, V² इक्वल्स टू 225, और 25 का अंडर रूट जो होता है वो 5 वोल्ट के इक्वल होता है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है, पहले 125 से मल्टीप्लाई होगा और V² जो है 9 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो V² है वो इधर आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 25, यहाँ पे मैंने सोल्व भी किया हुआ है, आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट देखा तो ये है, यहाँ पे डिटेल से सोल्व हुआ है, आप बेशक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है, उसके बाद V² जो है ये इधर आ जाएगा, एंड 225 जो है 9 पे जब डिवाइड होगा तो 225 आ जाएगा, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 वोल्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। या बेशक इन सब का स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, आप एक बार खुद भी देख लीजिएगा, क्योंकि
यहाँ पे अगर मैं समझाया ना तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो, इसलिए मैंने आपको वहाँ से समझाया है। तो ये 5 वोल्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम अगले MCQs पे चलते हैं। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आर एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर है एम्पेयर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट MCQ है द रिलेशन N1 sin Q1 इज इक्वल टू N2 sin Q2 इज नो हैज, तो इसको हम स्नेल लॉ कहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। N1 sin Q1 जो है और N2 sin Q2 ये स्नेल लॉ का होता है। फॉलोइंग आर दी वेज बाय विच लाइट कैन इंटरेक्ट विद मैटर एक्सेप्ट, तो इमिशन के जरिए भी लाइट इंटरेक्ट नहीं कर सकती, मतलब जिसके ज़रिए लाइट इंटरेक्ट करती है विद मैटर एक्सेप्ट, तो उसमें से कौन सा है जिसके मतलब थ्रू लाइट जो है इंटरेक्ट नहीं करती, तो वो इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस इसका करेक्ट आंसर है। आगे है पोलराइजेशन मीन्स, पोलराइजेशन मीन्स टू गाइड द लाइट ओनली इन वन डायरेक्शन, ये लाइट को गाइड करता है कि वो एक ही डायरेक्शन में उसकी लाइट करे। वेव्स फ्रॉम टू स्लाइड्स और इन फेस एट स्लाइड एंड ट्रेवल टू अ डिस्टेंस स्क्रीन, जितना छोटा लिखा हुआ मुझे नजर भी नहीं आ रहा, टू प्रोड्यूस द थर्ड साइज मैक्सिमम ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इज, तो डिफरेंस क्या होगा जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेव का, तो यहाँ पे इन्होंने 2 वेवलेंथ लिखा है, तो इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझ लें। इसमें हम जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को, nth वेवलेंथ को, वो है n-1 लैम्डा। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, जो 0 होता है ना वो सेंटर का वेवलेंथ होता है, और अगर सेंटर साइड एंड अगर आप वन साइड करते हैं वन साइड पे तो उसका 1 होता है, मतलब लैम्डा होता है, सॉरी 1 नहीं होता, लैम्डा होता है। एंड सेकंड साइड पे इसका 2 लैम्डा, एंड इन्होंने ये थर्ड साइड है। थर्ड साइड जो होती है हम 2 वाली को इग्नोर कर देते हैं, इसको हम काउंट नहीं करते, तो हम थर्ड वाली जो होती है वो हमारे पास क्या होती है 2, और यहाँ पे हम इसको फार्मूले के अंदर कैलकुलेट भी कर सकते हैं 3-1, ये n-1 लैम्डा मैंने आपको फार्मूला दिया हुआ है, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे 3-1 लैम्डा, तो यहाँ पे 3-1 2 आ जाएगा, और 2 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा, 2 वेवलेंथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज फोटोन विद द ग्रेटेस्ट एनर्जी, तो एक्सरे की जो होती है वो सबसे ग्रेटेस्ट एनर्जी होती है, ब्लू लाइट की भी नहीं होती, येलो की भी नहीं होती, एक्सरे इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज फोटोन्स विद द ग्रेटेस्ट मोमेंटम, तो ग्रेटेस्ट मोमेंटम भी एक्सरे का होता है, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे अब मैं काफ़ी थक क्यों, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो कंप्लीट कर लूँ, एक बार आप लोगों को सारे MCQs करवा दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज फोटोन विद द ग्रेटेस्ट मोमेंटम, ये हो गया हमारा बेसिक postulate of Einstein theory of relativity is the laws of physics must be the same for observer moving with uniform velocity relative to each other, ये इसका correct answer है। if h is Planck constant then h is h divided by 2 pi, ये भी इसका correct है। एंड अगर कुछ समझाने वाला है मैं साथ समझाऊंगी आपको। 2 events occur simultaneously on the x-axis of reference frame s on at x is equals to -a and the x is equals to +a according to an observer moving in the positive x direction, the event x is equals to +a जो है ये सबसे पहले अकर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब सोल्व वाला आ गया, तो इसको हम सोल्व करना पड़ेगा हमें अब, तो ये सोल्व करने वाले को हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं ना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एट अ फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसका करेक्ट आंसर द एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आफ्टर इट इज इजेक्टेड। यहाँ पे था कि अगर एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसका कट ऑफ ज़्यादा हो, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो होगी दी एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आफ्टर इट इज इजेक्टेड। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे है नेक्स्ट MCQ 26 इन कंपटन स्कैटरिंग फ्रॉम स्टेशनरी पार्टिकल द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ कैन बी मेड स्मॉलर बाय यूजिंग मोर मैसिव पार्टिकल। मोर मैसिव पार्टिकल को यूज़ करके तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्मॉलर बना सकते हैं, वेवलेंथ कैन बी मेड स्मॉलर।
इसमें समझाने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पे पूछे थे हम, यहाँ पे a free electron and a free proton have same kinetic energy. This means that compared to the matter wave associated with the proton, the matter wave associate करता है इलेक्ट्रॉन के साथ हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ एंड द सेम फ्रिक्वेंसी। उसकी वेवलेंथ लॉन्गर है एंड फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम है। मतलब कि अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो सेम हो तो प्रोटॉन के मैटर वेव से कंपेयर करके इलेक्ट्रॉन के मैटर वेव का वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो जो इन्होंने क्वेश्चन में पता किया था तो इसका करेक्ट आंसर है मैटर वेव का लॉन्गर वेव लेंथ एंड दी सेम फ्रिक्वेंसी। ये इसका करेक्ट आंसर है। और मैटर वेव का फॉर्मूला भी है जो कि है लैम्डा वेव लेंथ, जो कि है वेव लेंथ इज इक्वल्स टू एच बाई पी, जिसको हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। ये किसका फॉर्मूला है? मैटर वेव का। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। डी ब्रोगडाइल वेव लेंथ का फॉर्मूला जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ लार्ज कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई आर अंडरगोइंग अल्फा डिके। द रेट ऑफ डिके एट इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंस। एंड द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन इज नोन एज कोर। तो जो इनर पार्ट होता है सन का उसको हम कोर कहते हैं। इनर पार्ट होता है जो सबसे मिड में होता है, इसकी अंदरूनी साइड में होता है। इसको जैसे अब ये है, ये इसके अंदर है तो इसको हम कहते हैं कोर। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन द एवरेज लोकेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काफ़ी लेंथी हो गया वीडियो आई थिंक तो, लेकिन अभी एक दो MCQs रह गए हैं बल्कि कंप्लीट हो गए हैं। ये फाइल आप लोगों की कंप्लीट हो गई है, ये एक ही फाइल थी तो इसमें मैं आप लोगों का MCQs पोर्शन कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो। और इसमें एक MCQs रहता था वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो आप लोग उसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमने MCQs कौन सा था हमारा, इसको यहाँ से भी हम देख लेते हैं। ये हमारा MCQs था, और ढूंढना पड़ेगा। ये वाला MCQs था। MCQs नंबर क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें इसका करेक्ट आंसर 38 कूलम था। कि how far should you move away from 6.0 multiply 10 की पावर 14 है एच जेड लाइट सोर्स टू ऑब्जर्व वेव। जो हमने ऑब्जर्व की है लाइट वो कौन सी है? विद द फ्रिक्वेंसी 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 ये वैल्यू है। अब हम आप लोग इधर से देख के इसको सोल्व करवा देती हूँ मैं आपको। इसमें फ्रिक्वेंसी एफ जो है ये ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है और एफ नॉट जो है ये हमें गिवन है, मतलब ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है। तो एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एस इसका फार्मूला है हमारे पास। यहाँ पर मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको जूम कर लेती हूँ। √1 माइनस वी बाई कूलम और 1 प्लस वी बाई कूलम, इसको हमने रीअरेंज किया। फिर एफ एस का स्केयर मतलब कि ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी को हमने माइनस किया ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी के साथ और एक बार इसको प्लस कर दिया। एंड पे इसमें वैल्यू वगैरह पुट की। जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी थी वो हमारे पास है 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 और जो हमने ऑब्जर्व की थी उसके साथ हमने F4 लगाया है जो कि है 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। इनको वैल्यू को जस्ट माइनस किया है, पुट किया है एंड इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 0.38 कूलम जिसको हम 38 कूलम कहते हैं। ये आप लोग बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये काफ़ी लेंथी था। अगर मैं वहाँ पे समझाती थी काफ़ी टाइम हो जाता और मैं अब काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है और इसके कुछ क्वेश्चन भी थे, इनका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन के साथ आंसर भी हैं। Question number 1 है why does the pressure of gas enclosed in a rigid container increase as the temperature increases? एंड इसका आंसर है ऑन एवरेज द मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर टेम्परेचर। ये मैंने भी देखे नहीं है इसलिए मुझे इन क्वेश्चन के भी, क्योंकि एक बार देखो ना जब तक मुझे समझ नहीं आती तो आप लोग बेशक इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करा दूँगा आपकी, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकती क्योंकि मेरे खुद के भी एग्ज़ाम है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें ये इन सब MCQs के क्वेश्चन के। सॉरी, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद इनको सोल्व करना है। एक तो आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। ये क्वेश्चन है आप लोगों के। एंड नेक्स्ट
ये 36 है, क्वेश्चन नंबर 36, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। एंड नेक्स्ट है 37। ये सारे क्वेश्चन जो पीछे आए थे हमारे पास्ट पेपर के हैं, ये पास्ट जो पीछे स्टूडेंट्स के आए हैं ये वो वाले क्वेश्चन है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ना फिर रिजोल्व कर लीजिए खुद जब आप फ्री होंगे। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है, इसका ये काफ़ी बड़ा सोल्यूशन है। यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने ए और बी के दो पार्ट दिए थे। वाई इज मटीरियल यूज टू मेक कोर ऑफ ट्रांसफार्मर सो इम्पॉर्टेंट। या आप चैट जीपीटी भी यूज़ करके उससे भी रिजोल्व करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। एंड ये 41 है, एंड ये 42 है, एंड देन ये 43 है। मुझे फिजिक्स वैसे पसंद नहीं है, लेकिन ये काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि फिजिक्स 101 और मैथ पे वीडियो बनाई जाए। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी मैथ पे बनाऊँ, क्योंकि फिजिक्स पे मैंने भी MCQs जो इम्पॉर्टेंट फाइल्स मैंने चेक की थी, तो मुझे ये फाइल अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दी है। तो इस पे मैंने आई थी हैंड रूट पे भी वीडियो बनाई थी, अब वो मुझे याद नहीं है मिड की बनाई थी या फाइनल की। बस ये इतनी ही है, सब के आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और ये आपको फाइल्स जो है ना सारी मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग।